हेलो एंड वेलकम टू टॉप कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं मयूरी जोशी और हम आज पढ़ रहे हैं लेक्चर 8। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरी कल ही एमसीक्यू की क्लास हुई थी, एमसीक्यू की क्लास थर्ड, वो जाके देख लेना। बहुत अच्छी क्लास थी वो, उसमें मैंने 30 एमसीक्यूज करवाए थे। तो टोटल 70 के अराउंड एमसीक्यूज हो चुके हैं अभी तक हम लोगों के। तो प्रीवियस क्लास देखना मत भूलें, क्योंकि अब लेक्चर 8 हो गया है तो लेक्चर 1 से ही ढंग से समझ में आएगा। तो पूरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, सारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं सारे जो लेक्चर्स हैं। तो वो चेकआउट करना मत भूलना। तो स्टार्ट करें लेक्चर 8 आज। हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं डिफरेंस बिटवीन लेके आऊंगी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो वो ये है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 7 में किया था। तो इसका डिफरेंस बिटवीन नहीं, लेकिन था नहीं उसमें। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट दैट कैप्चर्स कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विद द रिमेनिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या दिखता है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स देखता है। मतलब अगर लोन लिया है इंडिया ने, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखेगा। अगर किसी को लोन दिया है, वो भी देखेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोई और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, कुछ है, सारी चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखी जाती है। लेकिन ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ही देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका स्कोप नैरो हो गया और इसका स्कोप वाइड हो गया, जैसे मैंने पहले भी बताया, विद द रिमेनिंग वर्ल्ड। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। ठीक है, इसका स्कोप लिमिटेड हो गया, इसका स्कोप वाइड हो जाएगा। ट्रांजैक्शन इसमें आते हैं, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड। और अदर ट्रांजैक्शन में ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात करें ना, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होते हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स इसमें नहीं इंक्लूड होते, नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये इसमें इंक्लूड होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बेटर कौन सा है, ये पार्शियल व्यू ही दे पाता है कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस का, और ये क्लियर व्यू देता है कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस का। ठीक है, तो ये ज्यादा रिलायबल है बैलेंस ऑफ पेमेंट। रिजल्ट है कि ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, बैलेंस भी होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा रिसिप्ट और पेमेंट साइड टैली करना चाहिए, जैसे बैलेंस शीट में टैली करना होना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट में भी टैली करवाते हैं हम लोग, एसेट और लाइबिलिटी साइड को, दोनों साइड टैली होता है। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी ये टैली होना चाहिए। तो आई होप इस डिफरेंस बिटवीन से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, कंपोनेंट रहिए। इट इज अ कंपोनेंट, ये किसका होता है, करंट अकाउंट का कंपोनेंट होता है ये। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये इसी का पार्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पर इसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों होते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, कैपिटल अकाउंट मतलब लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन सारी हो गई, और करंट अकाउंट मतलब सारी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होती है उसमें। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये दोनों चीजें। एमसीक्यू में भी हमने कल ये लास्ट जो क्लास थी उसमें डिस्कशन किया था। एमसीक्यू की जो थर्ड क्लास है उसमें किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है ये। तो बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है। इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है अमंग द कंट्रीज, जोग्राफिक रीजन, इन अ जोग्राफिक रीजन। किसके लिए, टैरिफ को कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए। ठीक है, ताकि क्या हो पाए, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाए दो कंट्रीज के बीच में या मल्टीपल कंट्रीज के बीच में। तो एक एग्रीमेंट होता है कि हम आपस में ट्रेड करेंगे, हम दोनों कंट्रीज, जैसे एक ले लिया यूएस ले लिया, और एक ले लिया इंडिया ले लिया। तो यूएस और इंडिया के बीच में सपोज एक एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें वो दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि हम आपस में गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और टैरिफ कम से कम लगाएंगे, बैरियर्स एक दूसरे की कंट्री पे कम से कम लगाएंगे, ताकि हम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकें, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अमंग ईच अदर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मतलब दो कंट्रीज का आपस में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब आपसी सहमति से ट्रेड करेंगे वो एक दूसरे के साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मोदी जी ने जाके कोई डील कर ली बाहर की कंट्री में, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। फिर कमर्शियल इंटरेस्ट हैव बीन फोकस फॉर अचीविंग बॉर्डर सोशियो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप करने के लिए। ठीक है, आपस में जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, एक ये
कौन ऑर्गेनाइज करता है? इधर वाया सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर या फिर इंटर गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग, या फिर दोनों। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर जो है वो, ठीक है, सुपर नेचुरल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। लेवल होते हैं इसके कुछ। तो सबसे पहले क्या आता है? कस्टम यूनियन। इसमें क्या आता है? व्हेन ग्रुप ऑफ कंट्रीज अग्री टू एलिमिनेट, दो कंट्रीज आपस में अग्री कर दिए कि हम अपने अपने टैरिफ्स कम कर रहे हैं ताकि आप हमारी कंट्री में आके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। टू सेट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, एक एक्सटर्नल कॉमन टैरिफ लगा दिया कि इतने से ज्यादा हम नहीं लगाएंगे ताकि हम फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कर पाए आपस में बीच में। कॉमन मार्केट हुआ एस्टेब्लिश, फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेट्स कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, एक्सटर्नल टैरिफ थोड़े मतलब कम से कम हमको टैक्स लगाने हैं, टैरिफ कम से कम लगाना है ताकि मोबिलिटी हो पाए कैपिटल की अक्रॉस लेवल। इकोनॉमिक यूनियन में क्या था? इकोनॉमिक यूनियन टिपिकली विल मेंटेन फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फ्री ट्रेड मेंटेन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, जिसमें कि एक्सटर्नल टैरिफ को सेट कर दिया, कॉमन कॉमन हो गया एक्सटर्नल टैरिफ जो है, ठीक है, जिससे कि फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हो पाए, लेबर हो पाए, ये सारी चीजें हो पाए, ठीक है। फिर आता है फ्री ट्रेड एरिया। इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज अग्री टू एलिमिनेट टैरिफ बिटवीन, मतलब एलिमिनेट ही कर दिया टैरिफ को कि लगा ही नहीं रहे, ठीक है। पर लो से लो एक्सटर्नल टैरिफ इंपोर्ट पे थोड़ा बहुत लगाएंगे, ठीक है, कि इंपोर्ट में तो थोड़ा बहुत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लगाएंगे। सपोज सपोज इंडिया का डील हुआ रशिया के साथ, तो इंडिया ने कहा, बोला कि हमारे कंट्री में आप रशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो हम आपको टैरिफ आपको कम देंगे क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर कोई और कंट्री इंडिया में कर रही है एक्सपोर्ट, या ठीक है एक्सपोर्ट अगर कर रही है, कोई भी और कंट्री ले लो, यूएस ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, तो ये अगर कर रही है तो इनको टैरिफ ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि इंडिया से रशिया की फ्रेंडशिप ज्यादा है इस वक्त। और इन लोगों की, तो वो बोलेंगी कि मैं रशिया को एडवांटेज दे रही हूँ कि आप, हमारा जो बीच में ट्रांजेक्शन होगा उसमें कम टैक्स लगेगा और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग ज्यादा टैक्स ले लेंगे। तो ये भी एक तरीके का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, म्यूचुअली। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया। फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? मच लार्जर मार्केट प्रोवाइड करता है, ये दोनों कंट्रीज के बीच में मार्केट बढ़ जाता है, ठीक है, मार्केट इंक्रीज हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज हो जाती है, बोथ इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, ठीक है। मार्केट का साइज इंक्रीज हो जाता है जब दो कंट्रीज फ्रेंडशिप करते हैं आपस में, म्यूचुअल एक फ्रेंडशिप होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, या फिर जो भी एग्रीमेंट करते हैं तो उससे ट्रेड का साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या है? हाई डिग्री ऑफ सोफेस्टिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन आता है, मतलब एक कंट्री दूसरी को अपनी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपना स्किल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगा दोनों ही कंट्रीज में, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा दोनों कंट्रीज का, टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज होता है जिससे कि फेवरेबल चेंजेस आते हैं दोनों में, कॉस्ट कम होती है, प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, बेरोजगारी कम होगी, ये सब चीजें होगी। फैसिलिटेट क्या करता है? ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। हो सकता है एक कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज ज्यादा हो, दूसरे के पास नहीं हो। जैसे अमेरिका के पास पैसा बहुत है, लेबर नहीं है, इंडिया के पास लेबर बहुत है, पैसा कम है, तो आपस में एक्सचेंज कर लिया, इंडिया ने अपनी लेबर दे दी, अमेरिका ने अपना कैपिटल दे दिया, तो दोनों ही कंट्रीज, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कैपिटल का इजीली, तो इसलिए ये सारे बेनिफिट्स होते। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होते हैं? ये एक ट्रीटी होती है दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें कुछ रूल सेटअप करते हैं ये लोग। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। आता है यूरोपियन यूनियन, सबसे पहले कहीं ना कहीं सुना होगा, ईयू। क्या होता है? बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। ये क्या है? न्यू स्टेट रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग मेंबर, नॉर इट इज कंपेरेबल टू अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसमें? डिसाइड्स प्रोसीजर ऑन द फाउंडिंग ट्रीटीज रैटिफाइड बाय इट्स मेंबर स्टेट्स। इसमें क्या है? बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, इसमें वो कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि हमको ट्रेड किस तरीके से करना है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं अभी। लोकली प्राइमरीली कहाँ है? यूरोप में। एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1993 में, बाय ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन, कॉमनली नोन एज मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ठीक है। इसमें ये बेसिकली होता है कि ट्रेड को इजी करने के लिए, ट्रेड को और इंक्रीज करने के लिए कुछ कंट्रीज आपस में
एक एग्रीमेंट कर लेती हैं या फिर आपस में साथ में आ जाती हैं, तो वो कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करती हैं तो उनकी जैसे टैरिफ कम लग गया, टैक्स वगैरह कम लग गया, ट्रेड इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। गोल्स इसके क्या है? इम्प्रूव करना यूरोप की इकोनॉमी, ठीक है। ये किसके लिए है? यूरोप के लिए स्पेसिफिकली है, तो सारी यूरोपियन कंट्रीज इसमें आती है। इसका ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा साउथ, जैसे एशियन का कंट्रीज का अलग ग्रुप है, यूरोपियन कंट्रीज का अलग ग्रुप है, ये भी आपस में बटे हुए हैं ना, तो ये यूरोपियन कम्युनिटीज के लिए है, ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो यू हैव टू स्टडी इट। ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल मार्केट, यूरोप की इकोनॉमिक सोर्सेज के लिए एक सिंगल मार्केट क्रिएट करो जिससे सारी कंट्रीज अपना ट्रेड कर सकती है इजीली। एनवायरमेंटल को ध्यान में रखो, एनवायरमेंटल की चीजों को। रेगुलेटरी एक्ट्स इसमें होने चाहिए, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, कुछ भी इलीगल ना इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो। ह्यूमन राइट्स भी इसमें होने चाहिए कंसर्न, कि ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमन के अधिकार उसमें, जैसे लेबर है, लेबर को फेयर वेजेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो इसमें ध्यान दिया जाए। ये सारी चीजें इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो सारी कंट्रीज को, हाँ रिमेम्बर, सारी कंट्रीज जो भी मेंबर्स इसमें होती है सबको फॉलो करनी कंपलसरी होती है, ठीक है। कोई भी कंट्री इसमें ये नहीं कर सकती कि हम नहीं फॉलो करेंगे रूल। अब यूरोपियन कम्युनिटी क्या होती है? 3 सुपर नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म बाय द, फॉर्म जिसने फॉर्म किया यूरोपियन इंटीग्रेशन को, पहली क्या है? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC बोलते हैं। फिर दूसरे है यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी, EEC, और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी, EAEC, ठीक है। इन तीनों ने फॉर्म किया इसको, EC को, ठीक है। तो वर गवर्न बाय कॉमन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मर्जर ट्रीटी 1965 विच एस्टैब्लिश सिंगल कमीशन, वो लेके आए कि 3 कम्युनिटीज की एक सिंगल कमीशन उन्होंने बनाई जिसको बोला यूरोपियन कम्युनिटीज। तो अंडर द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, कब आई? 1993 में। EEC को रीनेम कर दिया एज यूरोपियन कम्युनिटी, ठीक है। लार्जेस्ट ये बन गई, तीनों में लार्जेस्ट बन गई है। तो द पिलर स्ट्रक्चर वॉज लेटर अबॉलिश बाय द ट्रीटी ऑफ लिस्बन, बाद में अबॉलिश कर दिया था, जो कि 2009 में आया। मतलब इसको अबॉलिश करने के बाद एक नई ट्रीटी आई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लिस्बन, जो आई 2009। लेकिन आपको क्वेश्चन ये भी इस 1993 का भी आ सकता है, 2009 का भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि डिटेल में पढ़ाने की, क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना। अगर क्वेश्चन पिछली 1965 का कुछ पूछ लिया तो फिर हाउ यू विल आंसर। इसलिए जब पढ़ाई पढ़ते टाइम पे पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, बाद में हम तो रिवीजन के टाइम पे हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन बिकेम द लीगल सक्सेसर ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी, ठीक है। ये आया कहां से, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। यूरोपियन यूनियन के पहले क्या था? ये था यूरोपियन कम्युनिटीज था, ठीक है। इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट था। अब देखो मैंने बोला था ना, एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये एक ग्रुप है जिसमें सारी एशिया से रिलेटेड कंपनीज आती हैं, सॉरी कंट्रीज आती हैं, कंपनी नहीं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ए, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। एस्टेब्लिश कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। कहाँ हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड। ये याद होना चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए। कब एस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी। 5 फाउंडिंग मेंबर थे इसके स्टेट्स, कंट्रीज कौन था? इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड, ठीक है। ये जॉइंट एशियन कब किया? अच्छा, इसने ज्वाइन किया था एशियन, बाद में किया था इसने ज्वाइन। बर्नी ने कब किया था? 7 जनवरी 1984। वियतनाम ने कब ज्वाइन किया? 28 जुलाई 19। अब देखो इतना याद नहीं रहेगा कि किसने कब ज्वाइन किया, हमें ये पता होना चाहिए कि फाउंडिंग 5 कंट्रीज कौन सी थी और अब का डेटा क्या है, ठीक है। फिर लाओस एंड म्यांमार ने इसमें 23 जुलाई को ज्वाइन किया था और कंबोडिया ने 1999 में ज्वाइन किया। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? इससे क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, कि क्या बोलते हैं ये, एम्स एंड पर्पस ऑफ द एसोसिएशन आर टू एसेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। किसमें इकोनॉमिक ग्रोथ? जो भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, इनका पार्ट है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, उनका सोशल प्रोग्रेस, उनका कल्चर डेवलपमेंट। ये ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पे अपने कल्चर को ही भूल गए, वो भी नहीं होना चाहिए। जॉइंट एंडेवर्स करें ये लोग, जॉइंटली डिसाइड करें कि ट्रेड कैसे करना है,
इक्वालिटी होनी चाहिए, एक पार्टनरशिप होनी चाहिए इनके बीच में। स्ट्रेंथन करने के लिए पीसफुल कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इनका ये ऑब्जेक्टिव। प्रमोट क्या कर रहे हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, समझ में आया, थ्रू अवॉइडिंग रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ठीक है। 1995 में एशियन हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट रीअफर्म दैट कोऑपरेटिव पीस शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी शैल बी द फंडामेंटल गोल्स ऑफ। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल गोल ऑफ एशियन। चार ऑप्शन दे दिए, कोऑपरेटिव पीस एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी इज द फंडामेंटल गोल ऑफ एशियन। समझ में आ गया आपको क्या? ये सब डेटा है जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो तो आपके जा रहे हैं ना कान में, ठीक है। तो मतलब ये चीज याद रहेगी कहीं ना कहीं कि हाँ हमने पढ़ी थी, हमने सुनी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको स्किप भी कर सकती हूँ, ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको एग्जाम हॉल में बैठ के याद आ जाता है कि हाँ ये कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, कोई मैम ने बोला था यूट्यूब पे, यहाँ सुना था वहां सुना, इसलिए। तो क्या है, कोऑपरेटिव पीस एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी फंडामेंटल गोल है एशियन का, ठीक है। एशियन कब एस्टेब्लिश हुआ था, बस ये जरूर याद रख लेना। एस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त को 1967 में, बैंकॉक थाईलैंड में ये एस्टेब्लिश हुआ था। बाकी कुछ भी याद ना रहे, मत रखना याद, लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि एशियन, क्योंकि हम लोग एशियन कंट्रीज में आते हैं, भले या इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बट फिर भी वी हैव टू लर्न कि 8 अगस्त 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में एस्टेब्लिश हुआ। और फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, 5 कंट्रीज, नाम नहीं याद रहे तो भी चलता है। फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, टीएसी, इसमें था क्या, साइन किया था एट द फर्स्ट फर्स्ट एशियन समिट जब हुई थी, तब ये टीएसी साइन किया था। कब किया था, 24 फरवरी 1976 में। इसमें ये था कि रिलेशन कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ, क्या क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना प्रॉपर, वो था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, इक्वलिटी, इक्वालिटी, सब कुछ होना चाहिए। राइट ऑफ एवरी स्टेट लीड टू इज नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फॉर एक्सटर्नल, इसमें कोई एक्सटर्नल कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो कंट्री इसका पार्ट नहीं है वो अपना ओपिनियन इसमें नहीं दे सकती, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन, एक दूसरे की कंट्री में भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते आप, भले ही आप एक अग्रीमेंट में के लिए साथ में आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में घुसेगी या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस डिस्प्यूट पीसफुल मैनर में होगा, लड़ाई झगड़ा करके नहीं होगा, ठीक है। रिनाउंसिएशन और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, कोई भी अपना फोर्स फोर्स आर्मी यूज नहीं करेगा एक दूसरी कंट्री में। अब आता है सार्क। सार्क आता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको बोलते हैं सार्क, ठीक है। इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। कब हुआ था एस्टेब्लिश, 8 दिसंबर 1985 में, जब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मॉलडीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, इतनी सारी फाउंडिंग मेंबर्स थे ये। फॉर्मली अडॉप्ट किया था इन्होंने सार्क चार्टर इन ढाका। कहाँ हुआ था भाई, ढाका बांग्लादेश में, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कितने था, कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985, ठीक है। ये कंट्रीज भी याद होनी चाहिए आपको, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मॉलडीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और ढाका और बांग्लादेश में, मतलब बांग्लादेश के ढाका में इसका अडॉप्ट किया गया था इसको। इसमें क्या था, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे, ये जितने भी कंट्रीज है उनका होना चाहिए। स्ट्रेंथ करेंगे फ्रेंडशिप को, कोऑपरेशन को आपस में, ठीक है। कमिटेड टू प्रमोटिंग कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी आदान प्रदान करेंगे, कल्चर डेवलपमेंट करेंगे एक दूसरे की कंट्री का। अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया है इसको 2007 में, 8th मेंबर हो गई। अभी तक ये 7 थी, अब अफगानिस्तान के बाद ये 8 मेंबर की हो गई। तो इसमें मीटिंग्स कब कब हुई थी इनकी, जनरली एनुअली होती है इनकी मीटिंग्स, ठीक है। ऑफ द सार्क काउंसिल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं, सबके फॉरेन मिनिस्टर आते हैं सारी कंट्रीज के, ठीक है। ट्वाइस अ ईयर भी हो सकती है, ठीक है। कहाँ होती है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल में, इसके काठमांडू, ये इतना याद होना चाहिए, ठीक है, हेडक्वार्टर याद होना चाहिए। फॉर्मली अडॉप्ट इसको बांग्लादेश में किया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, ये तो याद ही रखना है। वेलफेयर प्रमोट करना लोगों का, क्वालिटी इंप्रूव करना उनकी लाइफ की, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, सारे देशों में जो भी इसका पार्ट है, ये 8 देश सारे 8, ठीक है। स्ट्रेंथ करना है सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद से हम बनाए, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे हम लोग। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए। प्रमोट करना है कोलैबोरेटिव म्यूचुअल असिस्टेंट को, इकोनॉमिक सोशल सारे पैरामीटर्स पे, इकोनॉमिक सोशल टेक्निकल, ठीक है। स्ट्रेंथ करना है डेवलप कोऑपरेशन विद डेवलपिंग अदर डेवलपिंग कंट्रीज, स्ट्रेंथन क्या करना है, अपने आप में आप कोऑपरेशन डेवलप करो, स्ट्रेंथन करो। इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से कोऑपरेट करके चलो, और पीस होना चाहिए एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे की कंट्री में भी। ये सब चीजें प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके, सोवरेनिटी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन करो, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट, नॉन इंटरफेरेंस, भाई इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, कोऑपरेशन होना चाहिए, ऑल डिसीजन यूनानिमसली होने चाहिए, सबका सारे 8 मेंबर्स की इसमें म्यूचुअल सहमति होनी चाहिए। बायलेटरल इशू जो है वो अलग से, और मिलिट्री इश्यूज को साइड में रख के ही इसमें ट्रेड के बारे में सब चीजें होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स। बाकी जो 2 कंट्रीज में क्या है क्या नहीं है, लड़ाई झगड़ा, उससे हमें कोई लेना देना, इनको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है वो आपको। नाफ्टा आता है फिर, नाफ्टा आपने कई बार सुना पड़ा होगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। नाफ्टा कब आया था ये, 1 जनवरी 1994 में आया था। इसने क्या एम किया था कि इसमें रिड्यूस क्या करना है, ट्रेड बैरियर्स को कम करना है, जिसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको। ठीक है, तो ये इन लोगों ने किया था, क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग कॉस्ट को कम करो, बिजनेस को इंक्रीज करो, कॉम्पिटेटिवनेस को इंक्रीज करो, तीनों कंट्री में जो भी इसका पार्ट है ना, ग्लोबल मार्केट में अलग से दिखेंगे। देखो 1 जनवरी 2008 में क्या हुआ, ऑल रिमेनिंग टैरिफ्स ऑन गुड्स ट्रेड अमंग 3 कंट्रीज वर एलिमिनेटेड। ठीक है, तीनों कंट्रीज में जो टैरिफ बैरियर्स थे वो कम कर दिए, खत्म, एलिमिनेट ही कर दिए। और इसमें नाफ्टा वाज रिप्लेस किससे कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, यूएसएमसीए। कब किया, 1 जुलाई 2020 को ये कर दिया, नाफ्टा को रिप्लेस कर दिया इसने। अब इसमें नाफ्टा वो साइंड कब किया था, 17 दिसंबर 1992 में, यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने, ठीक है, किया था। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जब उस टाइम पे थे, ब्रियन मोर मुलरोनी, ठीक है, ये अप्रूव किया था तीनों कंट्री ने 1990, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट में किया था, इसमें साइन किया था, ट्रीटी जो होती है। यूएस रिप्रेजेंटेटिव ने अप्रूव किया था, वोट ऑफ 2। ठीक है, ये तो टेक्निकलिटीज हैं थोड़ी सी, इसको एक बार पढ़ लेना। मेन क्या है कि नाफ्टा कब आया था, कौन सी कंट्रीज थी इसमें, यूएस थी, मैक्सिको थी और कनाडा थी। ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं इसमें, और कोई कंट्री इसमें ऐड नहीं हुई है, क्यों कि आया था ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए। बाद में इन्होंने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव या एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, कब आया था, 1 जनवरी, स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1994। इतना भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। नाफ्टा रिप्लेस कर दिया था यूएसएमसीए ने। ठीक है, तो यूएसएमसीए क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, ये और भी इजी है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन याद नहीं रहता ना, ये तो और जल्दी याद होगा। ठीक है, पर्पस क्या था इसका, आर्टिकल 102 इसमें जो था इसका, इसके अकॉर्डिंग क्या था, सिग्नेचरीज प्रोवाइड करो, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करो, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को इजीली करो गुड्स के, फेयर कंपटीशन रखो तीनों कंट्रीज में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, इसमें ट्रेड डिस्प्यूट जो भी हैं वो आपस में खत्म करो। और इसमें क्या था, वही रीजनल मल्टीलेटरल कोऑपरेशन वगैरह वगैरह बेनिफिट्स को इंक्रीज करो। आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8। ठीक है, मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है, उसके पहले या उसके बाद में एमसीक्यू कर लेंगे, एमसीक्यू भी एक 4th क्लास बची हुई है वो कर लेंगे। तो टिल देन आप पुरानी प्रीवियस क्लासेस को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले चैनल को। ठीक है,
और मेरे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए टॉप कॉमर्स क्लासेस में। ठीक है, जो भी सजेशन है वो सजेशन आपके कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।